नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ साइंसेज एसओएस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट PGDESD हिंदी MED 008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण इकाई 2 पर्यावरणीय विपदाएं 2.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने पर्यावरण पर भूमंडलीकरण और उसके प्रभाव के परिणाम के बारे में अध्ययन किया है। इस इकाई में हम उन पर्यावरणीय विपत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुधा बाढ़ में हो सकती हैं और जनहानि तथा प्राकृतिक संपदा के विनाश के आधार पर हमारे राष्ट्र की अपार क्षति होती है। हम महाविपत्ति, कैटास्ट्रोफी, जलप्रलय, कैटेक्लिज्म, विपत्ति, कैलेमिटी, आपदा, डिजास्टर शब्दों का प्रयोग बहुधा व्यक्तिगत और सार्वजनिक विपत्ति का उल्लेख करने के लिए करते हैं जिसके परिणाम संपत्ति की भारी क्षति और या अत्यधिक हताहत होते हैं। यद्यपि शब्दकोश में अर्थ समानार्थी हो सकते हैं, परंतु जान, माल और जैविक अजैविक सत्तों की और समयमान पर प्रभावों की श्रेणी में भी क्षति की सीमा में गुणात्मक और परिमाणात्मक अंतर है। भूमंडलीकरण के प्रभावों के बारे में मनुष्य के जागने से बहुत पहले विपत्तियां जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखियों का फूटना और दावानल, जंगल की आग मानव जीवन पर तबाही करते हैं। परंतु तेजी से औद्योगिकीकरण, अनवीनीकरण, प्राकृतिक संसाधन, विशाल बांधों का निर्माण, निर्वनीकरण, रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल्स और कम निवेश से शीघ्र लाभ के लिए अपने लोभ में मनुष्य ने इन विपत्तियों की घटना के तीव्रीकरण में योगदान किया। मानव निर्मित आपदाओं जैसे परमाणु दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाओं, विषैले अपशिष्टों का निपटान, खतरनाक अपशिष्टों हैजर्डस वेस्ट के परिवहन में दुर्घटनाएं, तेल फैलाव ऑयल स्पिल्स और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन से मिलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जो मानवता के अस्तित्व को जोखिम में डालता है। वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों के वर्ग हैं जो तर्क देते हैं कि सभी पर्यावरणीय विपत्तियां मानव निर्मित आपदाएं हैं, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि विकास और आर्थिक वृद्धि तब तक प्राप्त नहीं हो सकती हैं जब तक हम सुविचारित जोखिम नहीं लेते हैं। ये मुद्दे बहस के योग्य हैं, परंतु मानवता की उत्तरजीवितता सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी का मुद्दा दांव पर लगा है। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक विपत्तियों और मानव निर्मित आपदाओं के बीच अंतराल मार्जिन धीरे धीरे अधिक पतला हो रहा है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप पर्यावरणीय विपत्तियों एनवायरमेंटल कैलामिटीज की परिभाषा कर सकेंगे और उनका वर्गीकरण कर सकेंगे। समाज पर पर्यावरणीय विपत्तियों के प्रभाव की चर्चा कर सकेंगे और संभाव्य घटनाओं और उनके प्रभाव कम करने और उनका सामना करने की तैयारी के लिए आवश्यकता निर्धारित कर सकेंगे। 2.2 प्राकृतिक विपदाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पर्यावरणीय विपदा ऐसी घटना है जो क्षति, आर्थिक विघटन, मानव जीवन की हानि और स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं में इतना अधिक बिगाड़ पैदा कर देती है जिसका सामना करने के लिए प्रभावित समुदाय या क्षेत्र के बाहर से असाधारण सहायता आवश्यक हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़ी संख्या में जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं और बुनियादी सुविधाओं तथा संपत्ति को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। विकासशील देशों में तैयारी की कमी, पर्याप्त चेतावनी प्रणाली के अभाव और विपत्ति के स्थान तक तुरंत पहुंचने के लिए सुविधाओं की कमी के कारण अधिक कुप्रभाव होते हैं। विश्वव्यापी स्तर पर एशिया प्राकृतिक विपदाओं का अधिक प्रवण है। ये बताया गया है कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक के लिए एक, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में 10 तथा एशिया में 15 बड़ी प्राकृतिक विपत्तियां हैं। क्रेड विश्व आपदा रिपोर्ट 1998 के अनुसार विपत्ति की किस्म पर मारे गए और प्रभावितों का अनुपात तैयारी की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बाढ़ बहुतों को बुरी तरह से प्रभावित करता है, परंतु इसकी तुलना में कम संख्या में मारे जाते हैं, जबकि भूकंप में बहुत जाने जाती हैं परंतु अपेक्षाकृत कम संख्या में प्रभावित होते हैं। नीचे तालिका में दक्षिण एशिया में 10 वर्षों 1987-1996 में मारे गए या प्रभावित लोगों की वार्षिक औसत संख्या दी गई है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें।
प्राकृतिक विपत्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। 1. वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक, वर्षा, ओलावृष्टि, हवाएं, बिजली गिरना, कोहरा, गर्म, शीत लहरें आदि। ई. जलीय हाइड्रोलॉजिक, बाढ़, समुद्र तटीय लहरें, ग्लेशियर हिमधाव, जल भराव आदि। 3. भूविज्ञानिक जियोलॉजिक, भूस्खलन, हिमधाव, भूकंप, ज्वालामुखी फटना, स्थानांतरित रेत आदि। इव. जैविक बायोलॉजिक, गंभीर महामारी, मनुष्यों, पादपों, पशुओं में, दावानल, जंगल की आग, कीट आक्रमण, टिड्डी आदि। खास प्राकृतिक आपदाएं, एशिया और प्रशांत। जुलाई 1976, चीन में भूकंप ने 2,42,000 जानें लीं। अप्रैल 1991, बांग्लादेश में विशाल तूफानी लहरों के साथ आए चक्रवात के कारण 1,36,866 मौतें हुईं। फरवरी 1990 और दिसंबर 1991, समोआ में चक्रवातों से 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई, जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 गुना है। जनवरी 1995, कोबे, जापान में भूकंप इतिहास में सबसे अधिक महंगे प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। 5,502 लोग मारे गए थे और 18 लाख से अधिक प्रभावित हुए, जिससे लगभग 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया गया था। अक्टूबर 1999, भारत में उड़ीसा राज्य के पूर्वी भाग में महाविनाशकारी चक्रवात से 10,000 से अधिक मौतें हुईं, जबकि 1.5 करोड़ लोग बेघर, भोजन, आश्रय या पानी से वंचित हो गए और उनके पशु भी मारे गए। चक्रवात ने 18 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट की तथा 9 करोड़ से अधिक वृक्षों को उजाड़ा। जनवरी 2001, रेक्टर पैमाने पर 7.7 मात्रा के भूकंप ने भारत में गुजरात राज्य को हिला दिया। 20,000 से अधिक मौतें हुई और 1,67,000 घायल हुए। लगभग 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया गया था। DOAC भारत 2002, महाविनाशकारी चक्रवात, आपदा प्रबंधन, कृषि और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। विश्व में उग्र प्राकृतिक घटनाओं द्वारा उत्पन्न हाल ही की आपदाएं। वर्ष 2000, मंगोलियाई पशुपालकों के लिए 30 वर्षों में अपने सबसे अधिक कठोर शीत ऋतु थी। इसमें 24 लाख पशु मरे और देश की आबादी के 45% लोग प्रभावित हुए थे। फरवरी और मार्च में मोजाम्बिक में बाढ़ों में 650 लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक लोग बेघर हुए। बोत्सवाना, स्वाजीलैंड और जिम्बाब्वे भी भारी वर्षा से प्रभावित हुए। चक्रवात अलाइन, फरवरी के मध्य में और ग्लोरिया, मार्च के प्रारंभ में ने मेडागास्कर में प्रभावित कुल 7,37,000 लोगों में से 1,84,000 लोगों को तत्काल राहत सहायता के लिए मजबूर किया। अप्रैल के प्रारंभ में तीसरा चक्रवात हुडाह ने द्वीप के उत्तरी भाग पर प्रहार किया। दक्षिण पूर्वी एशिया में, विशेषकर वियतनाम और थाईलैंड में, सितंबर और अक्टूबर में बाढ़ से लगभग 900 लोग मारे गए और 40 लाख बेघर हुए अथवा अपर्याप्त आश्रय था। 46 करोड़ अमेरिकी डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया गया। अक्टूबर में प्रभंजन, तूफान, कीट से बेलिजे में 8 लोग मारे गए और 62,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 52 करोड़ अमेरिकी डॉलर की प्रत्यक्ष क्षति का अनुमान लगाया गया। अक्टूबर के मध्य में भारी वर्षा के कारण इटालियन और स्विस आल्प्स में 38 लोग मारे गए और लगभग 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई। इसी प्रकार के बाढ़ से इंग्लैंड में नवंबर में 6 लोग मारे गए और लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई। वर्ष 2001, जनवरी के मध्य से अंत तक ज़म्बेजिया प्रांत में भारी वर्षा से मोजाम्बिक में लिकुंगो नदी में बाढ़ आई। इन बाढ़ों से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। मार्च में बाढ़ ने उत्तर पूर्वी हंगरी, उत्तर पश्चिमी रोमानिया और पश्चिमी यूक्रेन के विशाल क्षेत्र को नष्ट किया। हजारों लाखों लोग हटने के लिए विवश हुए। 23 जुलाई को पाकिस्तान के भागों में अप्रत्याशित रूप से अचानक बाढ़ आई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर बुरी तरह से प्रभावित हुए। 132 लोगों की मौत हुई। नवंबर के मध्य में प्राकृतिक आपदाओं,
मुख्यतया बाढ़ और तूफानों, प्रचंड तूफानों, टाइफून्स से 576 वियतनामी मारे गए। 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की वस्तुगत की क्षति का अनुमान लगाया गया। केंद्रीय और दक्षिण पश्चिमी एशिया में लगातार कई वर्ष के सूखे ने नवंबर 2001 तक लगभग 6 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। कई महीनों के सूखे के बाद विनाशकारी बाढ़ों ने 10 नवंबर को अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स को रौंदा। इसमें 751 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और लगभग 40,000 लोग बेघर हुए। स्रोत रिलीफ वेब 2002 नेचुरल डिजास्टर्स प्रोजेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, म्यूनिख। उपर्युक्त विपत्तियों में से किसी भी एक या कई के संयोजन से सूखा या दुर्भिक्ष हो सकता है। ये तर्क दिए जाते हैं कि दुर्भिक्ष और सूखा पूर्णतः मानव निर्मित हैं और इसे प्राकृतिक विपत्ति नहीं कहा जा सकता है। परंतु दुर्भिक्ष और सूखा वर्तमान भूमंडलीकरण के आविर्भाव या सामूहिक औद्योगिकीकरण के पहले भी हुए थे। नीचे तालिका 2.1 में 1972 से 1996 की अवधि के दौरान आपदाओं से मारे गए लोगों की वार्षिक औसत संख्या दी गई है। तालिका 2.1 विवरण के लिए स्क्रीन देखें। विपत्ति के एक प्रकार या अन्य के कारण मौतों की संख्या में स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है। 1970 के दशक के प्रारंभ में दुर्भिक्ष सबसे बड़ा हत्यारा था, परंतु उसके बाद स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। उन्नत तैयारी, खाद्यान्नों का बफर भंडार का निर्माण लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए पहले से ही अनुक्रिया हाल ही के वर्षों में मृत्यु की संख्या कम करने के कारण हो सकते हैं। 2.3 भूकंप। प्राचीन काल के लोगों का विश्वास था कि जब कभी पृथ्वी पर सद्कार्यों पर दृश्यकार्य भारी होते हैं तो भूकंप आता है। बाद में यह माना गया कि पृथ्वी के आंतरिक खोखले बाहरी भाग से निकलने का प्रयास करने वाली गर्म वायु संहति के संचलन से उत्पन्न पृथ्वी में गड़गड़ाहट की ध्वनि के कारण भूकंप आते हैं। अति संवेदी भूकंपी उपकरणों के विकास और विज्ञान की प्रगति और विश्व के भिन्न भिन्न भागों भूकंप के पूर्व और पश्चात प्रभावों का अध्ययन करने से भूवैज्ञानिक और भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की घटनाओं के संभव कारणों को स्पष्ट करने में समर्थ हुए। परंतु विश्व के भिन्न भिन्न भागों में भूकंप की भिन्न भिन्न व्याख्याएं हुई हैं। अब साधारणतया ये स्वीकार किया जाता है कि ऊर्जा के मोचन से उत्पन्न पृथ्वी की कंपनें भूकंप हैं। यह ऊर्जा अपने स्रोत अधिकेंद्र से सभी दिशाओं में फैलती है। भूकंप परमाणु विस्फोटों के कारण या ज्वालामुखी फटने से भी हो सकते हैं। विशाल जलाशय अपने जल के द्रव स्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी उत्पन्न हो सकते हैं। भारत भूकंपों की संवेदनशीलता के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वे क्षेत्र हैं। क्षेत्र वी ये सबसे अधिक गंभीर भूकंपी क्षेत्र है और अति उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र के रूप में कहा गया है। क्षेत्र इव यहाँ इसे उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र 3 यहाँ सामान्य क्षति जोखिम क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र 2 इस क्षेत्र को निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र आई यहाँ इस क्षेत्र को बहुत कम क्षति जोखिम क्षेत्र कहा गया है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। इज़मिट तुर्की में 1999 का भूकंप। 17 अगस्त 1999 तुर्की के इजमिट शहर और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में रिक्टर पैमाने पर 7.8 मात्रा से भूकंप आया। भूकंप से 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की क्षति का अनुमान लगाया गया था। 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे, 25,000 घायल हुए और 6 लाख से अधिक लोग बेघर हुए। भूकंप से 1999-2000 में राष्ट्रीय खाते में राष्ट्रीय घाटा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा। ये सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% के बराबर था। क्षति के महत्वपूर्ण भाग से बचा जा सकता है यदि स्थानीय भवन निर्माण नियमों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया गया होता। बहुत से नए भवनों को ठीक ढंग से डिजाइन नहीं किया गया था। भूकंप का प्रतिरोध करने के लिए मजबूत नींव पर नहीं बनाए गए थे और उन क्षेत्रों में नहीं बनाए गए थे जहां भूकंपों के प्रभावों को किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र आपदा अल्पीकरण अंतर्राष्ट्रीय रणनीति
United National International Strategy for Disaster Reduction. http://unisdr.org/unisdr/izmit.htm। श्रोता आपदा अल्पीकरण अंतर्राष्ट्रीय रणनीति ISDR 1999। भूकंप की शक्ति और प्रचंडता समझने के लिए उसकी तीव्रता मापना आवश्यक है। जान और माल पर भूकंप के प्रभाव की तीव्रता मापने के लिए कई विधियां हैं। इटली के दो भूकंप विज्ञानियों साइस्मोलॉजिस्ट्स रोजी और फोरल रॉसी एंड फॉल ने उनके नामों से ज्ञात दो पैमाने प्रारंभ किए। इसमें 10 प्रभाव होते हैं। पैमाने पर संख्या जितनी ऊंची होती है, क्षति उतनी ही अधिक होती है। ये पैमाना उपयुक्त पाया गया, परंतु बाद में मेर्कली पैमाना मर्केल स्केल या रेक्टर पैमाना रिक्टर स्केल लागू किया गया था। पैमाने पर फोकस अधिकेंद्र से सभी दिशाओं में फैल रही भूकंप तरंग का विस्तार बनाता है, जो मोचन की गई ऊर्जा की मात्रा से निकटता से संबद्ध होता है। ये भूतल गति का माप भी है, जैसा भूकंपमापी में रिकॉर्ड किया जाता है। मेर्कली संख्या विशेषता और रेक्टर पैमाने के बीच संबंध नीचे तालिका 2 में दिए गए हैं। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। संख्या, पैमाना और लक्षण बहुत बार भ्रामक होती हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं जब कम संख्या के बावजूद फोकस, अभिकेंद्र से दूरी, जनसंख्या का घनत्व, सिविल निर्माण के स्वरूप, भूमि के स्वरूप और भूमि पर भौतिक संरचनाओं के संकेंद्रण के आधार पर भारी गंभीर क्षति हुई। भूकंप की भविष्यवाणी करने और उन क्षेत्रों का निर्धारण करने के प्रयोग हुए हैं जो भूकंप प्रवण हैं, परंतु अधिकांश संतोषजनक सिद्ध नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए, भूकंपीयता साइस्मिसिटी में परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन फिजिको-केमिकल चेंजेस, भूमि आकृति में परिवर्तन, पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन कुछ ऐसे मापदंड हैं जिनसे भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। यद्यपि भविष्यवाणी की विधि में विभिन्न सिद्धांत विकसित हुए हैं, परंतु व्यावहारिक स्तर पर कोई भी काम का नहीं हुआ है। काफी बाद में कई रणनीतियां प्रस्तावित की गई। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर ऊर्जा संग्रह कम करने या भूमिगत परमाणु विस्फोट से क्रांतिक स्तरों पर पहुंचने से पहले दबाव मुक्त करने के लिए बहुत कम तीव्रता के नियंत्रणीय भूकंप कृत्रिम रूप से पैदा किए गए, परंतु ये प्रयोगशालाओं से बाहर प्रयोग किए जाने के लिए अनियंत्रणीय हो सकते थे। अब ये स्वीकार किया गया है कि लोगों को जोखिम के न्यूनीकरण के तरीके की जानकारी दी जानी चाहिए। प्रवण क्षेत्रों में भूकंपरोधी निर्माण में लोगों को प्रशिक्षण परिणाम दे सकता है। 1. MW 7.6 भुज भूकंप, जिसने 26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस के प्रातः भारत के गुजरात राज्य को हिलाया। भारत के इतिहास में उसमें आने वाले 2 सबसे अधिक भयंकर भूकंपों में से एक है। भूकंप के 1 महीने बाद भारत सरकार ने मृतकों की संख्या 19,727 और घायलों की संख्या 1,66,000 बताई, परंतु संकेत है कि 6 लाख लोग बेघर हो गए, 3,48,000 मकान नष्ट हो गए और 8,44,000 क्षतिग्रस्त हुए। भारतीय राज्य विभाग ने अनुमान लगाया है कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 3.78 करोड़ की कुल आबादी में 1.59 करोड़ लोग प्रभावित हुए। बताया गया है कि 20,000 से अधिक पशु मारे गए। सरकार के अनुमानों के अनुसार 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हुई। अन्य अनुमान बताते हैं कि क्षति 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है। 2.428 अक्टूबर 2005 को कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में रेक्टर पैमाने पर 7.6 मात्रा का भूकंप आया, जिसने 1 लाख लोगों की जानें लीं और करोड़ों रुपये की जान और माल की क्षति की। एक अनुमान के अनुसार 33 लाख लोग बेघर हुए। शीत ऋतु के प्रारंभ से बहुत लोगों की ठंड और रोग फैलने से मार का सामना करना पड़ा। सरकारी अनुमान के अनुसार केवल पाकिस्तान में ही 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की क्षति हुई। कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में 1800 से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई। यद्यपि राहत सामग्री को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कठिन भूभाग बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, क्षेत्र के उच्च तुंगता से ठंडा मौसम भी जोखिम भरा था। बाढ़
सभी प्राकृतिक विपत्तियों में बाढ़ सबसे अधिक आम है। बाढ़ नियमित रूप से विश्व भर में प्रतिवर्ष 20,000 से भी अधिक लोगों की जान लेते हैं और 7.5 करोड़ आबादी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अकेला बांग्लादेश सबसे अधिक बाढ़ प्रवण देश है। विश्व के बाढ़ से मारे जाने वाले कुल व्यक्तियों के लगभग 2/3 यहीं के होते हैं और औसतन 60 करोड़ रुपयों की क्षति प्रतिवर्ष होती है। जान की हानि और संपत्ति की क्षति से अधिक प्रतिवर्ष दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़ों के कारण लाखों लोग विस्थापित होते हैं। दक्षिण एशिया में बाढ़ से दर्जनों की मृत्यु और लाखों बेघर। वर्षा और हिमालय से फूटे बांध से उफनती हुई शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र ने उत्तर भारत और बांग्लादेश के विशाल क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त किया है। जून-जुलाई 2004 में दर्जनों लोग मारे गए तथा ऊंचे स्थानों में शरण लेने के लिए विवश किया। असम में वार्षिक मानसूनी बाढ़ों से भारत और पड़ोसी नेपाल में दर्जनों मारे गए। पड़ोसी बांग्लादेश में सरकारी अधिकारियों ने कहा 13 लोग मारे गए और 30 लाख लोग असहाय हुए। वे बाढ़ से अपने घरों में और ऊंची भूमि के टुकड़ों में घिर गए। भारत के पूर्वी राज्यों असम और बिहार में सैनिकों ने सेना के हेलीकॉप्टरों और मोटरबोटों से बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को बचाया तथा पका हुआ भोजन गिराया। असम में एक सप्ताह तक निरंतर वर्षा के बाद प्रमुख ब्रह्मपुत्र सहित सभी नदियां उमड़ पड़ी और बाढ़ों के कारण 20 लाख लोग बेघर हो गए। बिहार राज्य में बांध फटने से शनिवार को अलग अलग घटनाओं में कम से कम 14 लोग तब डूब गए जब उनकी नावें उफनती हुई बागमती नदी में डूब गई। बिहार में 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हिमालय साम्राज्य भूटान में साटित्सु झील में बांध फट गया। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में उसका पानी छलकने और असम में बाढ़ आने पर बाढ़ नियंत्रण अधिकारी ने कहा। बाढ़ों और भूस्खलनों से पड़ोसी पर्वतीय राज्य नेपाल में ऊंचे स्थानों पर हजारों लोग संकट में पड़ गए। कम से कम 12 लोग मर गए। यद्यपि असम और बिहार बाढ़ों से जूझ रहे थे, परंतु उत्तर पश्चिमी और केंद्रीय क्षेत्रों में अभी तक जून-सितंबर मानसून में सामान्य से कम वर्षा हुई। इससे मुख्य फसलों जैसे चावल और तिलहन के भाग्य के बारे में संदेह उत्पन्न होने लगा। सबसे अधिक प्रभावित जिले के केंद्र में स्थित उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश का शहर सिलहट 7 सेकंड में 2 फीट पानी में डूबा था तथा रेल और सड़क संपर्क टूट गया था या पानी बढ़ने के खतरे में थे। अब लगभग 20 से 64 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए थे। हजारों परिवारों ने सड़कों और तटबंधों पर तथा स्कूलों सरकारी भवनों में भी शरण ली और बाढ़ के बाद नावों ने उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए विवश किया। स्रोतः http://www.disasterwatch.net/news/millionshomeless_south-asia.htm बाढ़ इतना अधिक पानी को छोड़ती है जो नदी के जलमार्ग की क्षमता से अधिक होता है। बाढ़ भिन्न भिन्न कारकों द्वारा उत्पन्न होती है जिनमें शामिल हैं जलवायु चरम भारी और लंबे समय तक वर्षा, हिम और बर्फ का पिघलना, बांधों का ढहना, भूस्खलन, नदी तलों पर सिल्टी गाद भरने से नदियों का पानी ले जाने की क्षमता कम होना। इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करने वाले राज्यों या समीपवर्ती जिलों के अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव। उदाहरण के लिए क और ख 2 समीपवर्ती जिलों का दृष्टांत अध्ययन था जो बाढ़ के संकट में था। जिला क से नदी मार्गों का बहाव जिला ख के गांवों में बहुत विशाल मात्रा में पानी ला रहा था। एक ऐसा नदी जलमार्ग था जिसमें अधिक शुष्क क्षेत्रों में जिला क से दरार का प्रवेश हुआ। चूंकि इसकी अधिक ऊंचाई थी, यह इतना पानी नहीं ला रहा था जिससे जिला ख में पानी का अंतर्वाह अधिक हो। जिला ख के कलेक्टर ने जिला के अपने प्रतिपक्षी के परामर्श से थोड़ा ऊपरी धारा में पंप लगाए। इनसे अधिक शुष्क क्षेत्रों में बहने वाले जलमार्ग में पंपों से पानी डाला गया। इससे न केवल जलप्लावन से जिला ख के बहुत से गांवों को बचाया गया, बल्कि शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अधिशेष बाढ़ का पानी का सार्थक उपयोग हुआ। परंतु जिला के कलेक्टर को राजनीतिक असंतोष को शांत करना पड़ा और अपने जिले में पानी के बढ़ते हुए स्तर के बारे में भ्रांति को दूर करना पड़ा।
यह एक अपवाद स्वरूप उदाहरण हो सकता है जिसे सभी जगह नहीं अपनाया जा सकता है, परंतु यह इस तथ्य के महत्व को प्रकाश में लाता है कि फील्ड में अधिकारी यदि समाधान खोजते हैं तो समाधान मिल सकते हैं जो बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं तथा लोगों की कठिनाई कम कर सकते हैं और संपत्ति बचा सकते हैं। निम्नलिखित द्वारा बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव कम करना संभव है। उपयुक्त स्थानों पर बांधों और जलाशयों का निर्माण, नदियों और नहरों के तटबंधों को सुदृढ़ बनाना, समय समय पर नदी तलों से गाद निकालना और उन्हें गहरा बनाना, नहरों की गहराई चौड़ाई बढ़ाना और लाइनिंग करना तथा समय समय पर अपवाह कुलियों को गहरा करना और गाद निकालना, नदी या चैनल से बाढ़ का पानी अन्य नहरों और चैनलों में डालना, बाढ़ वाले मैदानों के प्रबंधन तकनीक लागू करना, प्राकृतिक तालाबों, जलाशयों, टैंकों का निर्माण जिनसे बाधाएं हटाकर चैनल बनाना तथा निर्माण रोकना। यद्यपि बाढ़ आने से पहले ज्ञात करना या भविष्यवाणी करना आसान है, परंतु प्रशासन और लोग बहुधा जब परिस्थिति से निपटने के लिए नहीं जागते हैं, वे जब तब निवारक उपायों की सेवाओं को लगाते हैं बहुत विलंब हो गई होती है। बाढ़ों द्वारा उत्पन्न क्षति के अध्ययन से बहुधा ये संकेत मिलता है कि यदि केवल सरकारी मशीनरियां अपने कार्यों का समन्वय करें और विपत्ति हल करने के लिए समय कार्य करें तो संपत्ति की क्षति और लोगों की मौतें या विस्थापन कम किया जा सकता है। बाढ़ प्रबंधन। भारत में बाढ़ प्रबंधन कितना प्रभावकारी है? प्रत्येक वर्ष के रिकॉर्डों और प्रेक्षणों का अध्ययन करने से ये कहा जा सकता है कि ये चुनौतियां असम, गुजरात या भारत के दक्षिणी भाग में बढ़नी जारी हैं। सबसे अधिक निकृष्टतम उदाहरणों में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाल ही का बाढ़ प्रबंधन है। जैसे ही मूसलाधार वर्षा शहर में हुई, सरकार की धीमी प्रतिक्रिया ने संकट को अधिक बढ़ा दिया। मिठी नदी के किनारों में अतिक्रमण ने स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया। नदी के बहाव में रुकावट पैदा हुई जिससे शहर को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा और प्लास्टिक के थैलों के कारण जल निकास बंद हो गया। पुरानी इमारतें भुरभुराकर गिरने लगी और स्वास्थ्य देखभाल की गंभीर समस्या बन गई। लोग ज्वर और डायरिया की शिकायतें करने लगे। यद्यपि इन संकटों के बारे में कोई विनियम नहीं है, फिर भी कोई भी उन प्रभावशील कानूनों के अभाव में सोच सकता है जो नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए काफी समय पहले किए जा सकते थे। बहुधा गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज द्वारा चिंताएं व्यक्त की जाती रही है, परंतु सरकारी और नागरिक अभिकरणों में पहल करने की इच्छा शक्ति की कमी और उनके खराब संकट प्रबंधन ने नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन के बीच अंतर अधिक बढ़ाया। ये ठीक ही कहा जा सकता है कि मानव विफलता तो प्राकृतिक आपदा से अधिक बड़ी आपदा होती है। 2.5 सूखा। सूखे की परिभाषा ऐसे क्षेत्र में थोड़ी वर्षा के साथ लंबी अवधि तक असाधारण शुष्क मौसम के रूप में की जा सकती है, जहां सामान्यतया वर्षा की आशा की जाती है। इस प्रकार सूखा शुष्क जलवायु से भिन्न है जो सामान्यतया ऐसे क्षेत्र से संबद्ध होता है जो सामान्य रूप से या ऋतुनिष्ठ रूप से शुष्क होता है। सूखा बहुधा वर्षों तक रहता है। सूखा विषपी विपत्ति है क्योंकि यह धीरे धीरे बढ़ता है और लंबे समय तक बना रहता है। सूखा किसी खास विवर्तनिक, टेक्टोनिक या स्थलाकृतिक वातावरण, टोपोग्राफिक सेटिंग तक सीमित नहीं है और उनके प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्रों और प्रदेशों तक फैलता है। सूखे का प्रभाव विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में अधिक भयानक रूप से प्रभावित करता है। स्थानिक ऋतुनिष्ठ भूख से सूखे के प्रारंभिक प्रभाव हैं और कुपोषण के कारण गरीब लोगों बहुत अधिक तंगहाली उत्पन्न होती है। सूखा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका 3.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है तथा वर्ष 2000 में इसकी जनसंख्या लगभग 5.4 करोड़ थी। भयंकर सूखे की चपेट में है। राज्य में कुल 32 जिलों में से 31 जिले सूखे से प्रभावित हैं। इनमें 25 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं। 73.64% गांव सूखे की चपेट में हैं। लगभग 3.304 करोड़ लोग और 3.997 करोड़ पशु प्रभावित थे। सूखे की गंभीरता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि कुल 2647 बड़े जलाशयों में से इस वर्ष केवल 300 भरे गए थे। इसके अलावा
लगभग 75% से 100% फसल पानी की दुर्लभता के कारण नष्ट हो गई हैं। इस सभी के कारण आजीविका नष्ट होने से रोजगार की तलाश में सामूहिक स्थानांतरण। भौमजल क्षीणता, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। भौमजल पेयजल का मुख्य स्रोत है। इसके उपयोग का अनुमान लगभग 50% लगाया गया है, परंतु इसकी अधिकांश उपलब्धता वर्षा और रिचार्ज दशाओं पर निर्भर करता है। यद्यपि मांग बढ़ोतरी पर है, इससे जल दुर्लभता भी उत्पन्न हुई है और जहां उपलब्ध है, ये प्रदूषण से प्रभावित है। पर्यावरण दिवस ने समस्या को अधिक बढ़ा दिया है। लाखों लोग सुरक्षित पेयजल का सुलभता से वंचित हैं। इस किस्म का संकट प्राकृतिक के बदले मानव निर्मित संकट अधिक है। पानी बहुत अधिक निकल जाता है और खेती और औद्योगिक क्षेत्र में भी कुओं से पानी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। बहुत पानी का प्रयोग अंधाधुंध होता है। संकट पर्याप्त जल संरक्षण विधियों की कमी, जल का अकुशल प्रयोग, भौमजल रिचार्ज तथा स्वच्छ जल स्रोतों से गुणवत्ता के अभाव संकट के कारण हो सकते हैं। अत्यधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन या खारे पानी का प्रवेश से जल प्रदूषण हुआ है। जल संचयन उपाय, वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स, सूखे का सामना करने और जलाभाव के कारण जल संचय उपाय अपनाने आवश्यक है। इसका अभिप्राय वर्षा के समय वर्षा के पानी एकत्र करना है या अपने गांव या कस्बे में बहते हुए पानी को एकत्र करना है और जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोककर उस पानी को स्वच्छ रखना है। इसलिए जल संचयन कई तरीकों से आरंभ किया जा सकता है। छतों से बहता हुआ पानी एकत्रित करना, स्थानीय जल ग्रहण स्थानों से बहता पानी एकत्रित करना, स्थानीय सरिताओं या नदियों से मौसमी बाढ़ का पानी एकत्रित करना। जल विभाजक प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण। ये तकनीकें निम्न प्रयोजन पूरा कर सकती हैं। पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, भौमजल रिचार्ज में वृद्धि, तूफान के जल बहाव, शहरी बाढ़ और मलजल उपचार संयंत्र का अधिक भार कम करना, तटीय क्षेत्र में समुद्र के पानी का प्रवेश कम करना। साधारणतया वर्षा के पानी का सीधा संचय करने का कार्य जल संचय है। एकत्रित किया गया वर्षा जल सीधे प्रयोग के लिए स्टोर किया जा सकता है या भौमजल में रिचार्ज हो सकता है। वर्षा पानी का पहला रूप है जिसे हम जलीय चक्र में जानते हैं। इसलिए ये हमारे लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है। नदियाँ, झीलें और भौमजल सभी जल के द्वितीयक स्रोत हैं। वर्तमान समय में हम पूरी तरह से पानी के ऐसे द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर हैं। प्रक्रिया में ये भूल जाते हैं कि वर्षा अंतिम स्रोत है जो इन सभी द्वितीयक स्रोतों को पोषित करती है और हम उसके महत्व से अनजान रहते हैं। जल संचय का अभिप्राय वर्षा का महत्व समझना है और वर्षा का पानी जहाँ गिरता है उसका इष्टतम उपयोग करता है। सूखे को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मौसमी सूखा, मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट, कम वर्षा। जलीय सूखा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, नदी प्रवाह में कमी। कृषि संबंधी सूखा, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, नदी प्रवाह में कमी। दुर्भिक्ष सूखा, फैमिन ड्रॉट, खाद्यान्न में कमी। यद्यपि जलवायु सामान्य तथा सूखे का प्रमुख प्रेरक है, परंतु बहुधा स्थिति उस तरीके से अधिक खराब बन जाती है जिस तरीके में लोग जल संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ईंधन काल के लिए पेड़ों का कटान, कृषि या आवास प्रयोजनों के लिए निर्वनीकरण, खनन, अवैज्ञानिक कृषि विधियां और भौमजल का अंधाधुंध निष्कासन सूखा उत्पन्न करता है। ये कहा जाता है कि विकासशील देशों में गंभीर सूखा जलवायु दशाओं की अपेक्षा विश्वव्यापी विकास संबंधी नीतियों का कार्य अधिक है। सूखा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों की श्रृंखला उत्पन्न करते हैं जो सामान्यतया क्षेत्र से परे दूर तक फैलता है जो वास्तविक जल की कमी अनुभव कर रहे हैं। इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता: आर्थिका फसल, डेयरी, पशुधन, मत्स्य उत्पादों की हानि, पर्यावरणीय, पौधों और पशु प्रजातियों की क्षति, मृदा अपरदन, सामाजिक, खाद्यान्न कमी, स्वास्थ्य को क्षति, जल उपयोक्ताओं के बीच संघर्ष। सूखा प्रवण क्षेत्रों में जलाशयों का निर्माण कर जल संरक्षण, वैज्ञानिक विधि से कृषि और भौमजल संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग लोगों को शिक्षित कर सावधानियां लेना संभव है। भौमजल, जो पृथ्वी की सतह के नीचे में पाया जाता है,
सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। भौमजल में लगभग 38% जल है और नगर का जल विभाग इसे घरों और व्यापारिक संगठनों, सार्वजनिक आपूर्ति को आपूर्ति करता है। ये 97% से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करता है। हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति और मलजल निकास बोर्ड, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB ने कई जल संचयन उपाय प्रारंभ करने और भौमजल स्तर सुधारने के लिए अगले 1 वर्ष के दौरान लोगों की सक्रिय सहभागिता से 2 शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। नीरू मेरू जल और आप कार्यक्रम के अधीन जल संचय उपायों में रिचार्ज गड्ढों का निर्माण या लघु उपचार इकाई, पौधों की रोपाई या कोई भी अन्य कार्यवाही जो जल रिचार्ज सुधारे, हरित आवरण जो अंततः भौमजल स्तर बढ़ाता है, शामिल हैं। विस्तार से अभिप्रेरणात्मक रणनीति मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी स्पष्ट करते हुए सरकारी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने भिन्न भिन्न राय निर्माताओं जैसे भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, महिला समूहों और गैर सरकारी संगठनों को सुग्राही बनाने की योजनाएं बनाई हैं। समूहों के अभिप्रेरणात्मक पहलुओं और विभिन्न जल संचय संरचनाओं की तकनीकों को सुग्राही बनाया जाएगा। प्रशिक्षित समूह तब समुदायों के पास जाएंगे और लोगों को वर्षा के पानी के संचयन तथा उनके लाभ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रेरित करेंगे। रणनीति के भाग के रूप में बोर्ड ने हाल ही में पूर्व सैनिकों को अभिप्रेरित कर जल सैनिक बनाए हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में छात्र समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव किया है ताकि स्कूलों और कॉलेजों तथा अन्य संस्थाओं के छात्र भौमजल स्तर सुधारने के उद्देश्य में योगदान कर सकें। इस प्रकार एक या अन्य प्रकार के जल संचय से 7 लाख घरों में से 25% इससे जुड़ जाएंगे। 2.6 चक्रवात सबसे अधिक आम समुद्र तटीय विपत्तियों में एक चक्रवात है। चक्रवात प्रतिवर्ष बहुत सी जानें लेता है और संपत्ति की अपार क्षति करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन जो 1970 में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आया था, उसने 6 मीटर ऊंची ज्वारीय लहरें उत्पन्न की और सैकड़ों हजारों लोगों की जान ली तथा तटीय क्षेत्र की कुछ मत्स्य ग्रहण क्षमता का 65% नष्ट किया। चक्रवाती तूफान के दौरान हवाएं 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चली और कभी-कभी 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंची और अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को नष्ट किया। चक्रवात उष्णकटिबंधीय मेखला ट्रॉपिकल बेल्ट में उत्पन्न होते हैं जब समुद्र का पानी 27 डिग्री सेल्सियस या अधिक गर्म हो जाता है और इस परिवर्तन से जल स्तरों के ऊपर निम्न दाब के क्षेत्र बनते हैं। निम्न दाब क्षेत्र 3 से 4 दिन तक स्थिर रहते हैं और समुद्र की सतह से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जैसे ही केंद्र में दाब गिरता है, हवा की गति बढ़ती है और अल्पकालिक झंझा उत्पन्न करते हुए मूसलाधार वर्षा केंद्र के इर्द गिर्द सर्पित गति से आरंभ होती है। जैसे ही केंद्र में दाब गिरता आसपास के क्षेत्रों में हवाएं सर्पित गतिशील तूफान पैदा करते हुए अंदर की ओर बढ़ती हैं। तब चक्रवात निम्नतम दाब के भूमि क्षेत्रों की ओर बढ़ता है। चक्रवातः किसी भी राज्य का ऐसा इतिहास नहीं रहा है जैसा कि आंध्र प्रदेश का रहा है। अकेले इस शताब्दी में राज्य पर 18 विनाशकारी तूफानों का प्रहार हुआ जिनसे जान माल की अपार क्षति हुई। पिछली शताब्दी का सबसे अधिक बुरे दिविसीमा चक्रवात दिवाईसीमा साइक्लोन में 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 2,300 गांवों में 175 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई। आंध्र प्रदेश की तटरेखा देश में सभी राज्यों में सबसे अधिक लंबी है, समुद्र के साथ साथ 760 की लंबी तटरेखा चक्रवातों के प्रकोप का शिकार रही है जो बंगाल की खाड़ी में नियमित लक्षण बन गया है। यदि 1997 ने दिविसीमा का विनाशा देखा तो 1996 ने बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों में नेल्लोर प्रकाशम कोनासीमा की रील देखी। चक्रवात ने तट पर प्रहार किया और हजारों जानें ली। हजारों एकड़ धान की तैयार फसल बर्बाद हो गई और उसने बागवानी की फसलों को नष्ट किया। इस क्षति को पूरा करने में पीढ़ियां लगेंगी। चक्रवाती तूफान जिसने धान समृद्ध पूर्वी गोदावरी जिले विशेषकर कोनासीमा पर प्रहार किया, नारियल के बागों,
धान के खेतों और संपत्ति नष्ट की। मारक चक्रवात में कोनासीमा में 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले लगभग 5 लाख नारियल के पेड़ नष्ट किए। आज मौसम पूर्वानुमान तकनीकों की प्रगति से दूरसंवेदी उपग्रहों और मौसम की दशाओं पर जानकारी के सहभाजन करने में देशों के बीच सहयोग से चक्रवात के जन्म की भविष्यवाणी करना और उस क्षेत्र का ठीक ठीक पता लगाने के लिए उसकी निगरानी करना संभव है जहां ये तट पर प्रहार कर सकता है। इसके बावजूद क्षति बहुत गंभीर होती है। अंतिम क्षण में सुनिश्चित राहत कार्य किए जाते हैं। उन क्षेत्रों में जो चक्रवातों के प्रवण हैं, सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों ने चक्रवाती तूफानों से पहले, उनके दौरान और पश्चात अनुसरण किए जाने वाले ड्रिल और रूटीन में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, परंतु बहुधा भिन्न भिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी या आड़े प्रयोजनों पर उनके कार्य करने तथा अंतिम क्षण में तैयारियां आरंभ करने से सभी योजना निरर्थक हो जाती हैं। वास्तविकता यह है कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट के साथ साथ निर्मित चक्रवात शरण स्थल है। कोई शरण स्थल का अनुरक्षण ठीक ढंग से नहीं किया गया है और निवास के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं तथा जब आवश्यकता होती है उपयोग योग्य नहीं होते हैं। 2.7 सुनामी मनुष्य को ज्ञात सबसे अधिक भयानक प्राकृतिक खतरों में माने जाते हैं और भारी जान और माल की क्षति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अपने विनाशिता के कारण सुनामी का हमारे समाजों में मानवीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। प्रशांत महासागर में जहां इन लहरों में से अधिकांश उत्पन्न होती हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड भयंकर विनाश दिखाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को भारतीय तटरेखा ने लिखित प्रमाण में सबसे अधिक विनाशकारी सुनामी महसूस की। सुनामी 06:29 घंटे IST रात के 12:59 GMT में इंडोनेशिया आर्कीपेलागो इंडोनेशियन आर्कीपेलागो में सुमात्रा के तट 3.4 डिग्रीज 95.7 डिग्रीज पर रेक्टर पैमाने पर 9.0 मात्रा के भूकंप द्वारा उत्पन्न हुआ था। सुनामी महासागर या झील में लहर है जो भूवैज्ञानिक घटना द्वारा उत्पन्न होती है। उन्हें ज्वारीय लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरों के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश सुनामी बहुत दुर्बल होती हैं और ऊंचाई केवल कुछ ही इंच से मी होती है, परंतु तीव्रता अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। उस स्थान के समीप जहां वे उत्पन्न होते हैं, ये अधिक बड़ी सुनामियां अधिक फीट मीटर ऊंचाई के हो सकते हैं। जैसे जैसे वे फैलते हैं या गहरे सागर में जाते हैं, उनकी ऊंचाई घटकर फुट या कम में हो जाती है, परंतु उनकी ऊंचाई पुनः बढ़ती है जब सुनामी लहरें प्रभाव क्षेत्रों के समीप उथले पानी में पहुंचती हैं। इस अधिक बड़े सुनामी की संभावित ऊंचाई लगभग 30-70 फीट होती है। सुनामियां अधिकतर भूकंप या भूस्खलन से उत्पन्न होती हैं। ज्वालामुखी प्रस्फोट वोल्केनिक eruptions भी सुनामी का कारण हो सकता है। 2004 के हिंद महासागर भूकंप ने 15 मीटर 50 फीट तक की ऊंची लहरों से इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और अन्य देशों के किनारों को नष्ट किया। यहां तक कि अधिकेंद्र एपिसेंटर के पश्चिम 4500 किलोमीटर 2800 मील अफ्रीका के पूर्वी तट पहुंचा। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी से कम 79,900 लोग मारे गए थे। सुनामी ने श्रीलंका में कम से कम 41,000 लोग, भारत में 10,000, थाईलैंड में 4,000, सोमालिया में 120, म्यांमार में 90, मलेशिया में 66, मालदीव में 40, तंजानिया में 10, बांग्लादेश में 1, सिसिलिस में 1 और केन्या में 1 मारा गया और गिनती अभी भी जारी है। सुनामी ने मेडागास्कर और मॉरिशस में भी क्षति की तथा कोकोस द्वीप, कोकोस आइलैंड और रियूनियन में भी हुआ। सुनामी प्रशांत महासागर के पार भी गया और न्यूजीलैंड और दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट में भी रिकॉर्ड किया। भूकंप बांदा एसा में 8 और मेदान में सुमात्रा और बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड में महसूस किया गया था।
1990 के बाद यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा भूकंप है और 1964 प्रिंस विलियम साउंड अलास्का प्रिंस विलियम साउंड भूकंप के बाद सबसे बड़ा है। ढाल के रूप में मैंग्रोव कच्छ वनस्पति मैंग्रोव्स एज अ शील्ड। यद्यपि इस प्रकार की विपत्तियों की घटना हम नहीं रोक सकते हैं, परंतु हमें निस्संदेह तटीय पारितंत्रों में रहने वाली आबादी पर प्राकृतिक प्रकोप का प्रभाव कम करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। पूर्वी तट रेखा पर विनाशकारी ज्वारीय लहरों से बचाव की पहली पंक्ति के रूप में मैंग्रोव पारितंत्रों का संरक्षण करना हमारे प्रत्याशी अनुसंधान कार्य एंटिसिपेटरी रिसर्च ने आज बहुत प्रासंगिक सिद्ध किया है। घना मैंग्रोव वन अपने पीछे रहने वाले तटवर्ती समुदायों को बचाने के लिए दीवार की तरह खड़े होते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, अध्यक्ष, एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, MSSRF, चेन्नई ने कहा। पिच्चावरम और मुथुपेट क्षेत्र में मैंग्रोव ने ढाल के रूप में कार्य किया और सुनामी का आवेग सहा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र की सतह बढ़ने की घटनाओं का सामना करने के लिए द्विलक्षीय रणनीति के साथ प्रत्याशी अनुसंधान कार्यक्रम कुछ वर्ष पहले आरंभ किया गया। पहला, देश के पूर्वी तट के साथ साथ तटवर्ती मैंग्रोव का संरक्षण और पुनरुत्पादन करता है और दूसरा, तटवर्ती क्षेत्रों में उगी हुई खास फसलों को मैंग्रोवों से हटाकर नमक सह जीनों में स्थानांतरित करता है। एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान शीघ्र ही सुनामी और मैंग्रोव वैज्ञानिक प्रलेख प्रकाशित करेगा, जिसमें ज्वारीय शक्तियों से अग्रपंक्ति रक्षा के रूप में मैंग्रोवों की संरचना और पुनर्वास के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। स्वामीनाथन के अनुसार ग्रामीण गरीबों के परिवार को आर्थिक और पोषण सुरक्षा प्रदान करने में वैकल्पिक फसल पैटर्न भी विकसित किया जाएगा। दी हिंदू 28 दिसंबर 2004। मानवीय विफलता ह्यूमन फेलियर। यद्यपि महाविपदा को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है, परंतु हजारों अमूल्य जानें बचाई जा सकती थीं। यह इस देश में प्रचुर ज्ञान आधार की सामूहिक विफलता है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि यहाँ तक कि बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ जैसी साधारण बातें होने पर भी बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के दौरान इस देश में बहुमूल्य जानें जाती रहती हैं। हमारी प्रशासनिक क्रियाविधि में कहीं न कहीं लापरवाही और निर्दयता दोनों विद्यमान हैं, जो उस समय तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्य करने में असफल रहते हैं जब जनहानि न्यूनीकरण की निवारक कार्यवाही करने का समय आता है। परंतु उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हम सामूहिक संवेदनशीलता की बढ़ चढ़कर बातें करेंगे। हमारी 1 बिलियन से भी अधिक आबादी गरीब और सुविधावंचित सहित जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि परिसंपत्ति है। इस असाधारण किस्म की मानव पूंजी को पोषित और सुरक्षित किया जाना है। सरकार ने अगले 2.5 वर्षों के अंदर सुनामी की भविष्यवाणी करने के लिए अपेक्षित उपकरण लगाने का प्रस्ताव किया है। देशी चेतावनी प्रणाली में गहरा महासागर आकलन और रिपोर्टिंग प्रणाली, लगभग 20 डाटा बोया और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल हैं जो अवस्थिति, समय और किसी भी ऐसी ज्वारीय विरचनाओं की भविष्यवाणी करने में सहायक होगा, जैसे भूकंपी परिवर्तनों के बाद पानी के नीचे ज्ञात किए गए परिवर्तनों और विक्षोभों पर आधारित सुनामी। भारत प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र और इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा म्यांमार जैसे देशों से संपर्क करेगा और सुनामी तथा गहरे पानी में महासागरीय परिवर्तनों पर उपलब्ध आंकड़ों की नेटवर्किंग के लिए अपने प्रस्तावित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा करेगा। 2.8 प्रभंजन तूफान हरिकेन्स। प्रभंजन प्रचंड उष्णकटिबंधीय तूफान है जो उत्तरी अंध महासागर, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर या दक्षिणी प्रशांत महासागर में बनता है। ये तीव्र हवाएं, अविश्वसनीय लहरें, मूसलाधार वर्षा और बाढ़ उत्पन्न करता है। उष्णकटिबंधीय तूफान तब प्रभंजन होता है जब हवा की गति 74 मील प्रति घंटा में पहुंचती है भूमि की ओर। इसके संचलन से लोगों के जान और माल की भारी क्षति होती है। ये तूफान महोर्मियों ने घातक सिद्ध हुए हैं, जिसमें भारी हताहत होते हैं जब वे उत्पन्न होते हैं। प्रभंजनों को टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप में नाम से भी जाना जाता है। उनकी घटना कैरिबियन, अंध महासागर, मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत पूर्व में बार बार होते हैं।
बहुत खतरनाक क्षेत्रों से लोगों को हटाना आवश्यक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेषकर लुसियाना, अलाबामा और मिसिसिपी में हाल ही के प्रभंजन ने तबाही का तांडव नृत्य किया। लाखों बाढ़ग्रस्त लोग अपने घरों में घिर गए, तटवर्ती कस्बों और शहरों में अरबों डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई। कई लोग मरे और लोगों की लाशें पानी में तैरती हुई देखी गईं। 240 मी की गति पर हवाओं ने इन स्थानों को ध्वस्त कर दिया और इमारतों की संरचनात्मक क्षतियां हुईं। अमेरिका के इतिहास में बीमा क्षति संभवतः सबसे अधिक थी, ये लगभग 12 से 15 अरब डॉलर की थी। टॉर्नेडो। प्रभंजन की भांति टॉर्नेडो भी प्रचंड तूफान है। अमेरिका में प्रति वर्ष लगभग 1000 टॉर्नेडो आने की रिपोर्ट की जाती है। टॉर्नेडो तड़ित झंझा से भूमि पर फैलने वाली हवा का प्रचंड रूप से घूमने वाले का कॉलम होता है। 250 भी प्रति घंटा गति के टॉर्नेडो का सबसे अधिक प्रचंड जाता है। वे अमेरिका में वर्ष के किसी भी समय और कहीं भी हो सकते हैं। इनसे जान और संपत्ति की अत्यधिक क्षति होती है। http://hurricanes.noaa.gov/कोष्टक 2.9 ज्वालामुखी वॉल्केनो, भूवैज्ञानिक भू आकृति, जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म, सामान्यतया पर्वत है, जहां सामान्यतया पदार्थ मैग्मा ग्रह के पृष्ठ से होकर फूटता है। यद्यपि विभिन्न ग्रहों और चंद्रमा पर बहुत से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, पृथ्वी पर यह घटना महाद्वीपीय प्लेटों की सीमाओं के निकट होती है जब यह मैग्ना पृथ्वी की बाहरी भूपृष्ठ से होकर सतह पर जाता है। ये गैसों का पेंट स्टॉक, पेंट अप गैसेस, रिलीज करता है। जैसे ही दाब बढ़ता है परिणामस्वरूप ज्वालामुखी फूटने लगता है। जब यह नीचे बहता है, ये लावा कहलाता है। लावा जितना अधिक गर्म होता है उतनी अधिक तेजी से यह बहता है। अनुमानित गर्मी लगभग 1175 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उन्हें अम्लीय या क्षारीय वर्गीकृत किया जा सकता है। ये लावा में सिलिका के प्रतिशत पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर बृहत्तम लावा शील्ड ऑन अर्थ, मोना लोआ 9000 मीटर ऊंचा और 120 किलोमीटर व्यास का है। ज्वालामुखी सुप्त, कोई सक्रियता नहीं, या सक्रिय, लगातार निष्कासन और यदाकदा उद्गार हो सकते हैं। उद्गार से पहले बहुधा कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण गैस उत्सर्जन है। उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और फ्लोराइड होता है। छोटी छोटी गैसों में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील धातु क्लोराइड होते हैं। स्टोरेज ज्वालामुखी, स्ट्राटोवॉल्केनोज अथवा मिश्रित ज्वालामुखी, कॉम्पोजाइट वॉल्केनोज, ऊंचे शंक्वाकार पर्वत होते हैं। इनमें लावा प्रवाह और निष्कासित पदार्थ दोनों होते हैं जो स्तर बनाते हैं जो नाम देने के लिए बढ़ते हैं। क्लासिक उदाहरणों में जापान में माउंट फ्यूजी और फिलीपाइंस में माउंट मेयोन हैं। महाज्वालामुखी, सुपरवॉल्केनो, उन बड़े ज्वालामुखियों के लिए प्रचलित शब्द है जिसमें सामान्यतया विशाल ज्वालामुखी कुंड होता है और महाद्वीपीय मात्रा में महाविनाश उत्पन्न कर सकते हैं तथा मुख्य भूमंडलीय मौसम परिवर्तन कर सकते हैं। संभावित स्थानों में येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क और लेक टोबा शामिल हैं, परंतु पहचान करना कठिन है क्योंकि इसकी कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है। अंतःसमुद्री ज्वालामुखी, सबमरीन वॉल्केनोज, महासागर तल के कुछ क्षेत्र में आम विशेषता है। कुछ वर्तमान समय में सक्रिय है और उथले पानी में हैं, वाष्प का विस्फोट कर और समुद्र की सतह से ऊपर ऊंचाई तक चट्टानों का मलबा फेंककर अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। बहुत से अन्य इतनी अधिक गहराई में होते हैं कि उनके ऊपर पानी का विशाल भार के कारण उच्च और सीमित दाब होता है तथा वाष्प और गैसों का विस्फोटकारी मोचन रोकते हैं। यहाँ तक कि बहुत विशाल, गहरे पानी में उद्गार महासागर के सतह को बाधित नहीं कर सकते हैं। पंख ज्वालामुखी, मड वॉल्केनोज, ऐसी विरचनाएं हैं जो बहुधा ज्ञात मैग्मीय सक्रियता से संबद्ध नहीं होते हैं। सक्रिय पंख ज्वालामुखी, एक्टिव मड वॉल्केनोज, में आग्नेय इग्नियस ज्वालामुखियों की अपेक्षा कम होता है, सिवाय जब पंख ज्वालामुखी वास्तव में अग्रिम ज्वालामुखी का निकास नहीं है। आपातकालीन तैयारी निरंतर चलने वाली बहुक्षेत्रीय सक्रियता, मल्टी सेक्टरल एक्टिविटी है। यह आपात प्रबंधन,
निवारण, अल्पीकरण, तैयारी, अनुक्रिया, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन और पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन की योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय प्रणाली का अभिन्न अंग है। निवारण और आपदाओं की लागतें कम करने के लिए तैयारी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), आपदा प्रबंधन कार्यक्रम डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का मूल उद्देश्य आपदा प्रबंधन में पर्यावरणीय समस्याओं की केंद्रीयता सुदृढ़ करना है। अन्य आधार समस्याओं की केंद्रीयता सुदृढ़ करना है। अन्य आधार संभावित जान और माल की संपादित क्षति और पर्यावरण का विनाश भी कम करने के निवारक रणनीतियां और व्यावहारिक उपाय अपनाना है। इस दृष्टिकोण की सफलता उन जोखिमों की सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने पर निर्भर करती है जो समाज के लिए प्राकृतिक, प्रौद्योगिकीय और पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न करते हैं और निवारण तथा तैयारी के लिए विद्यमान दृष्टिकोणों के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने पर निर्भर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण कानून। स्थानीय स्तर पर आपात स्थिति में जागरूकता और तैयारी (APELL) की अवधारणा 30 से अधिक देशों में और विश्व भर में 80 औद्योगिक समुदायों में सफलतापूर्वक लागू की गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रणनीति में अधिक स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकियों का संवर्धन और देशों को अधिक स्वच्छ उत्पादन केंद्र स्थापित करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पूर्व चेतावनी और आकलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ एकीकृत पर्यावरणीय प्रबंधन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट की आवश्यकता पर बल देने के लिए व्यापक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण मानव समाज की संवेदनशीलता बढ़ाने का आकलन करना तथा तैयारी और अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होने वाले संकटों की पूर्व चेतावनी प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन (IDNDR) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनवरी 1990 के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। बुनियादी उद्देश्य आपदा पश्चात कामचलाऊ प्रबंध की अधिक प्रतिक्रियाशील रणनीति से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में वर्तमान प्रवृत्तियों को आगे प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक 1992 के अनुसार दशक के 5 उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव तेजी से और प्रभावी ढंग से कम करने के लिए प्रत्येक देश की क्षमता सुधारना। क्षति संभावना के आकलन में और जहां आवश्यक हो पूर्व चेतावनी प्रणालियां और आपदा प्रतिरोधी संरचनाएं स्थापित करने में विकासशील देशों की सहायता करने पर विशेष ध्यान देना। राष्ट्रों में सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता ध्यान में रखते हुए विद्यमान वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान अनुप्रयोग करने के लिए उपयुक्त मार्गनिर्देशन और रणनीतियां तैयार करना। जान और माल की क्षति कम करने के लिए ज्ञान में संकटकालीन अंतर समाप्त करने के वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग प्रयासों को पोषित करना। प्राकृतिक आपदाओं के आकलन, पूर्वानुमान और न्यूनीकरण के उपाय विकसित करना। तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के आकलन, भविष्य कथन, निवारण और न्यूनीकरण के उपाय विकसित करना। परियोजनाओं का प्रदर्शन, शिक्षा और प्रशिक्षण। विशिष्ट आपदाओं और स्थानों के लिए निर्मित तथा उन कार्यक्रमों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करना। एराल सागर, मानव प्रेरित पर्यावरणीय और मानवतावादी आपदाएं। एराल सागर एरल सी का विनाश अब अस्थिर विकास उदाहरण है। एटलस इसका वर्णन विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील के रूप में करता था। इसका क्षेत्रफल 66,000 वर्ग की मी था और आयतन 1,000 घन की मी से भी अधिक था। इसके जल से प्रतिवर्ष 40,000 टन मछलियां पकड़ी जाती थी, जबकि इसकी सहायक दर्जनों छोटी छोटी झीलों को पोषित करती थीं। ये जैविक दृष्टि से 5,50,000 हेक्टेयर भूमि को दलदल और आर्द्र भूमि से समृद्ध करती थी। 1960 के दशक में पूर्व सोवियत संघ के योजनाकारों ने केंद्रीय एशिया को अपरिष्कृत कपास आपूर्तिकर्ता की भूमिका सौंपी। सिंचाई आवश्यक थी और एराल झील और सहायक नदियों को पानी का असीमित स्रोत समझा। सिंचित भूमि 1960 में लगभग 45 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1980 में लगभग 70 लाख हेक्टेयर की गई। स्थानीय आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ी।
यह उसी अवधि में 140 लाख से 270 लाख हेक्टेयर हो गई, जबकि कुल निकाला गया पानी लगभग दुगुना अर्थात 120 घन की मी हो गया, जिसका 90% से अधिक सिंचाई के लिए होता था। परिणाम ये हुआ कि बेसिन में विद्यमान जल संतुलन ढह गया। जल क्रांति और लवणीकरण ने अंततः 40% सिंचित भूमि को प्रभावित किया। कीटनाशक दवाइयों और उर्वरकों के अभिप्रयोग ने पृष्ठीय जल और भौमजल को प्रदूषित किया और डेल्टा पारितंत्र नष्ट हो गया। 1990 तक 95% से अधिक कच्छ और आर्द्रभूमि मरुस्थल में बदल गई और 60,000 हेक्टेयर में 50 से अधिक डेल्टा झीलें सूख गई थीं। एराल सागर की सतह सिकुड़कर आधी रह गई और इसका आयतन 3/4 तक कम हो गया। जल की खनिज मात्रा 4 गुना बढ़ गई, इससे सागर की अधिकांश मछलियों और वन्य जीवों का जीवित रहना कठिन हो गया। वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण 1982 में समाप्त हो गया। समुद्री किनारे के पहले के गांव और कस्बे अब वर्तमान सागर तट रेखा से 70 किलोमीटर दूर है। समुदाय भयानक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। काराकल्पाक्तान, उज़्बेकिस्तान में पेयजल खारा और प्रदूषित है, इसमें धातु की मात्रा अधिक है जिससे कई रोग हो रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में वहां क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और गुर्दे तथा यकृत के रोगों विशेषकर कैंसर में 3,000% वृद्धि हुई है, जबकि अर्थराइटिक अस्थि रोगों में 6,000 वृद्धि हुई है। शिशु मृत्यु दर विश्व के उच्चतम में से एक है। 5 नए स्वतंत्र केंद्रीय एशियाई राज्यों ने अब जल समन्वय के लिए संयुक्त आयोग स्थापित किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और द्विपक्षीय अभिकरण सहायता दे रहे हैं और एराल सागर के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और एराल सागर समस्या के लिए अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किया गया है जो पहल कार्यों का समन्वय करेगा। केंद्रीय एशियाई गणतंत्र ने मांग प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया है और सिंचाई दक्षता बढ़ाकर पानी कम निकालने का लक्ष्य रखा है। प्रमुख उद्देश्य फसल की जल आवश्यकताएं पूरी करना है। बेसिन में कुल जल निकालने की मात्रा अब 110-120 घन की मी प्रति वर्ष पर स्थिर हो गई है, परंतु पर्यावरण ह्रास अभी जारी है। किसी भी विपत्ति का प्रभावकारी जोखिम प्रबंधन कार्यवाहियों की अनुक्रमिक श्रृंखला के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। अलग अलग अवस्थाएं प्रायः परस्पर छाई होती हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि वे निकटतम संपर्क में कार्य करें क्योंकि मुख्य उद्देश्य पिछले अनुभवों से सीखना है और प्रतिपुष्टि के आधार पर कार्य योजना तैयार करनी है। पहले से योजना बनाने में कई प्रकार के कार्यकलाप शामिल होते हैं, जैसे रक्षात्मक अभियांत्रिकी कार्यों का निर्माण, भूमि प्रयोग योजना, निकासी योजना का निर्माण, प्रसारण और अनुरक्षण, तैयारी, विपत्ति की घटना होने से तत्काल पहले और बाद में सतर्कता की मात्रा, आपात चेतावनी की व्यवस्था और पिछले अनुभवों पर आधारित तैयारी प्रतिबिंबित करता है। पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण ऐसे दीर्घकालिक कार्य हैं जो विपत्ति की घटना के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास करते हैं। ये खेदजनक परंतु सत्य है कि यद्यपि पर्यावरण स्पष्टतः कुछ वस्तु है जो मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु लोगों द्वारा सामान्यतया कम वरीयता दी जाती है जब उन्हें अपने स्वयं के जीवन के लिए या तत्काल अधिकार में लेने पर संकटों का सामना करना पड़ता है। 2.11 सारांश। आइए हम संक्षेप में चर्चा करें। अभी तक हमने क्या अध्ययन किया है? भूकंपों, बाढ़ों, सूखों और चक्रवातों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जब वे होते हैं वे जीवन तथा संपत्ति और आधारभूत संरचनाओं की बहुत भारी क्षति करते हैं। प्राकृतिक विपत्तियां अस्मरणीय समय से हो रही हैं, परंतु बाद में क्षति गुणात्मक दृष्टि से और परिमात्रात्मक दृष्टि से अधिक हुई है, जिसके फलस्वरूप आवश्यक सेवाओं और सामाजिक संरचना को विघटित करते हुए विशाल क्षेत्र में मानव जीवन और संपत्ति का विनाश हुआ। प्राकृतिक विपत्ति के प्रतिकूल प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति, परिवार, समुदाय और राष्ट्रों की क्षमता उनकी आर्थिक शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्राकृतिक विपत्ति से 95% मौत विश्व आबादी के गरीब देशों में रहने वाले 60% होते हैं। उदाहरण के लिए, सूखे का मुख्य प्रभाव कृषि मजदूरों और छोटे किसानों द्वारा महसूस किया जाता है,
बाढ़ों का मुख्य प्रभाव बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले विकासशील देशों में गरीब वर्गों की बस्तियों द्वारा महसूस किया जाता है और भूकंप प्रभाव भंगुर परिवारों में रहने वाले गरीबी परिवारों द्वारा महसूस किया जाता है। अवस्थिति का ठीक ठीक ज्ञात करने की भविष्यवाणी क्रियाविधि के अभाव के बावजूद प्राकृतिक आपदाओं का समय निर्धारण और तीव्रता, तैयारी, प्रबंधन और पूर्व तथा पश्चात कारगर क्रियाविधि लोगों की कठिनाइयां कम करने में और पुनर्निर्माण क्रियाविधि में सहायक होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।